क्लास 10th। आज साइंस में फिजिक्स का पार्ट 2 वीडियो हम लोग आज कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज पे कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। फिर उसके बाद करंट के बारे में पढ़ा था, करंट पे कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो आज हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे। तो आज हम इतने टॉपिक्स कवर करेंगे: इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कवर करने से पहले हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग जानते हैं। तो आपने मैग्नेट को देखा होगा। तो मैग्नेट को आपने देखा होगा। अब ये कोई अगर मैग्नेट आपने रख लिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो अगर आप किसी और मैग्नेट को अगर आप यहाँ पे लाते हैं तो ये क्या कर लेता है? या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपल्स कर देता है। या तो पहला वाला मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या क्या कर देगा? रिपल्स करेगा। लेकिन एक चीज हमने और नोटिस किया होगा कि मान लीजिए इस मैग्नेट के चारों तरफ इतनी एरिया की अगर ऊपर आप लिए हैं तो ये ना रिपल्स करेगा ना अट्रैक्ट करेगा। थोड़ी और अंदर ले आएंगे, इस एरिया में ले आएंगे, मतलब जिस एरिया के बाद ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट को क्या करता है? अट्रैक्ट या रिपल्स करता है, उसी एरिया को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट के चारों तरफ की वो एरिया जिसमें अदर मैग्नेट क्या करे? या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन फोर्स को क्या करे? फील करे। तो उसे क्या कहा जाएगा? हमें उस एरिया को क्या कहा जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट लगा के अगर हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करें, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, सर्किट से कनेक्ट करें, तो इनके बीच भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। कौन सा फील्ड जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जनरेट हो जाता है। ठीक है, मतलब दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट को अगर हम लोग क्या करें, बैटरी से या सर्किट से जोड़ दे तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है। अब वही चीज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहीं से हम लोग अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने आ ही गया, समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इस चैप्टर का जो सबसे कॉमन जो टॉपिक है जिसके बारे में आपने पढ़ा, सबसे पहला ही टॉपिक आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज से ही आपने क्या किया कि आपने ये देखा कि जो चार्ज का जो फ्लो होता है या चार्ज के फ्लो का जो रेट होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने देखा करंट भी किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। तो यानी कि इस चैप्टर का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो बेस है वो है चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की गई है। ठीक है, इसको ई से डिनोट किया था। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की गई है। कैसे जनरेट की गई? आपने देखा, ये दो प्लेट लगा के जनरेट की गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि किसी एक चार्ज को फाइनाइट से लाना है हमको। किसी चार्ज को फाइनाइट से क्या करना है? हमको इस फील्ड के अंदर ले आना है। इनफाइनाइट से जब हमको इसके अंदर ले आना है तो कॉमन सी बात है, जब हम इसके अंदर लेके आएंगे, जब इस फील्ड के अंदर लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो चार्ज जो इस फील्ड के अंदर एक फोर्स क्या करेगा? फील करेगा।
ठीक है, आपने चार्ज की डिफिनीशन में भी ये चीज पढ़ी थी। तो जब इस फील्ड के अंदर हम किसी पॉइंट पे इसको लेके आएंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे इस चार्ज को यहाँ लेके आ रहे हैं, तो जैसे ही फील्ड के अंदर हम उसको लेके जाएंगे, जैसे ही फील्ड के अंदर एंट्री करेंगे, तो फील्ड के अंदर जहां तक वो जाएगा, वहां तक उसे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक जाने में, इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक जाने में जो वर्क किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफिनेशन भी आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप सिंपल लैंग्वेज में क्या डिफिनेशन बनाएंगे, द वर्क डन कैरी अ चार्ज फ्रॉम infinite to a point in an electric field is called electric potential। तो सीधा सा आपने क्या डिफिनेशन बनाया, द वर्क डन बाय कैरी अ चार्ज फ्रॉम infinite to a point in electric field is called electric potential। मतलब फाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क किया गया वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही चीज हमने अपनी हिंदी में समझाई और वही चीज हमने आपको डिफिनेशन में इंग्लिश में समझाई। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिफिनेशन को नोट कर लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, ये टॉपिक्स आपको ये चीज यही है, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब क्या चेंज हुआ है। चेंज तब होता है जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जैसे मान लीजिए अभी आज के दिन में मेरे पास 10 रुपीज है और 2 दिन बाद मेरे पास 20 रुपीज हो जाएगा, तो अब क्या हमारे पास कितने का डिफरेंस हो गया, पहले 10 था 20 हो गया, यानी 10 का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस हम कैसे देख रहे हैं, आज का और 2 दिन बाद का हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को माइनस कर दे रहे हैं। कुछ उसी तरीके से पोटेंशियल क्या है कि फील्ड के अंदर ही, अभी तक आपने क्या पढ़ा, उसमें क्या था, फील्ड के बाहर इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में वर्क, लेकिन यहाँ पे क्या है, फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में, फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट, फील्ड के अंदर, यही डिफरेंस उसमें, वो फील्ड के बाहर इनफाइनाइट से, ये फील्ड के अंदर ही, फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को जो वर्क किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। क्लियर? तो डिफिनेशन क्या बनेगी, द वर्क डन by carry a charge in electric field, carry a charge one point to another point in electric field is called potential difference। क्या definition में, the work done carry a charge from one point to another point in electric field is called potential डिफरेंस। ठीक है, कहने का मतलब जब वर्क किया जाता है किसके लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही चार्ज को, उसे क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से, द वर्क डन कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट, इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, डिनोटेड। डिनोट कैसे क्या होता है, V से, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, वोल्ट। क्लियर?
जो फार्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस का वी ए माइनस वी वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्योंकि आपने देखा था कि डिफिनीशन में क्या किया था, वर्क किया जा रहा था और किसके लिए वर्क किया जा रहा था, चार्ज के लिए। तो वही वर्क ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही चीज लिखा गया, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे वर्क ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो चार्ज से डिवाइड क्यों कर दिया। तो आपको एक चार्ज के लिए वर्क देखना है, पता नहीं कितने चार्ज जो है आपके आए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गए। तो आपको वन चार्ज के लिए अगर वर्क निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे वर्क में से पूरे नंबर ऑफ चार्ज को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो एक चार्ज के लिए वर्क निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हमारी निकल के, तीन चीजें निकल के आ गई। उस दिन चार्ज के बारे में पढ़ा था, करंट के बारे में पढ़ा था, और आज हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया, या कहते पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया। तो अब अगला टॉपिक आता है ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? तो सबसे पहले ओम ने क्या किया, अपना एक लॉ दिया। लॉ कैसे दिया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, एक जो है एक सर्किट तैयार की। एक सर्किट तैयार की, उस सर्किट में क्या लगाया था उन्होंने, अमीटर लगाया था और वोल्ट मीटर लगाया था। क्या लगाया उन्होंने, एक सर्किट तैयार की, उन्होंने एक सर्किट तैयार की जिसमें उन्होंने एक वोल्ट मीटर लगाया और एक अमीटर लगाया। एक वोल्ट मीटर और अमीटर क्या होता है, तो जिससे आप करंट को मेजर करते हो वो होता है आपका अमीटर, जिससे आप पोटेंशियल को मेजर करते हो उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, क्लियर? तो आपने अपने स्टेबलाइजर वगैरह में देखा होगा मीटर और वोल्ट मीटर। आपके घर में अगर स्टेबलाइजर होगा तो आपने देखा होगा दो छोटे छोटे कुछ इस तरीके से लगे रहते हैं, उनमें कुछ इस तरीके से बने रहते हैं, उसमें से नंबर लिखे रहते हैं। आपने देखा होगा एक ऐसे सुई होती है, ऐसे ऊपर नीचे से भागती रहती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ए लिखा होगा या तो वी लिखा होगा। अगर ए लिखा है तो मीटर है और वी लिखा है तो वोल्ट मीटर है। तो ओम ने क्या किया कि मीटर और वोल्ट मीटर दोनों को लगा के एक सर्किट तैयार किया। सर्किट तैयार करने के बाद उन्होंने क्या किया कि बारी बारी से करंट की वैल्यू चेंज की और पोटेंशियल क्या किया, मेजर किया। और क्या पाया उन्होंने, क्या किया बारी बारी से सर्किट में करंट को क्या किया, बारी बारी से वैरी किया, बारी बारी से करंट को बदला। मतलब ये वोल्ट समझ जाइए, पोटेंशियल, ये करंट है, सॉरी। तो उन्होंने इस तरीके से एक टेबल तैयार किया। टेबल तैयार करने के बाद उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ किसके बीच, करंट और पोटेंशियल के बीच उन्होंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। एक्स एक्सिस पे रखा उन्होंने करंट को, इधर रखा उन्होंने पोटेंशियल को।
ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने क्या पाया कि जब उन्होंने करंट रखा 0.2 तो पोटेंशियल कितना पाया 0.4। जब उन्होंने करंट को 4 रखा पोटेंशियल कितना पाया 0.8 पाया। 6 रखा तो उन्होंने पोटेंशियल क्या पाया ये पाया। पाने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी लाइन खींची तो ऑलवेज उन्होंने यही चीज पाया कि पोटेंशियल और करंट के बीच जो है जो भी ग्राफ बन रहा था उसमें हमेशा क्या बन रही थी स्ट्रेट लाइन बन रही थी। तो उन्होंने कहा कि यानी कि उन्होंने एज ए रिजल्ट क्या निकाल के लाया कि यानी कि पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब अगर करंट बढ़ रही है तो पोटेंशियल भी क्या करता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। उसी रेशियो में बढ़ रहा है जिस रेशियो में करंट को बढ़ाया जा रहा है उसी रेशियो में पोटेंशियल भी क्या कर रहा है बढ़ रहा है। अगर सेम रेशियो में बढ़ रहा है तभी यहाँ पे क्या है स्ट्रेट लाइन। सेम रेशियो में बढ़ने की वजह से ही क्या आ रहा है स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा था कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली करंट के क्या था प्रोपोर्शनल था। यानी करंट जो है डायरेक्टली पोटेंशियल के क्या था प्रोपोर्शनल था। यानी करंट जैसे जैसे बढ़ी वैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है, या कह ले जैसे जैसे करंट घटेगी वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या करेगा घटेगा। ये स्ट्रेट लाइन यही शो कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि V प्रोपोर्शनल टू I। तो आप वीडियो को स्टॉप करके अब ये चीज बना लीजिएगा। उन्होंने पाया V प्रोपोर्शनल टू I। मतलब पोटेंशियल जो होता है मतलब करंट जो होती है पोटेंशियल की क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी क्या कर रही है बढ़ रही है। फिर उन्होंने यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट लगाया। ठीक, और इस कांस्टेंट को क्या कहा बाद में पहले R इक्वल क्या होता है V अपॉन I। R क्या था वेयर R इज रेजिस्टेंस। क्या था रेजिस्टेंस। मतलब यहां से जो निकल के आया V इक्वल टू V अपॉन I जो है जो रेशियो बन रहा था वो क्या था हमारा एक कांस्टेंट था। मतलब वो वैल्यू हमें ऑलवेज मतलब V और I को जब भी मतलब हर ग्राफ के हर पेज पे अगर V और I को डिवाइड किया जाए तो एक ही वैल्यू आएगी, एक ही कांस्टेंट आएगा जिसका सो क्या बोला गया रेजिस्टेंस। तो यही ओम्स लॉ था। सॉरी यही ओम ने अपना एक लॉ दिया। तो इस लॉ को हम कैसे लिखेंगे, तो इस लॉ को करने के लिए उन्होंने जो भी सर्किट बनाया था उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा था। मतलब सर्किट में जो भी वायर लगा था वो क्या था एक कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम लोग कैसे कैसे इसको करेंगे, मतलब ओम्स लॉ को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference in a circuit is directly proportional to the flowing current। ठीक है, क्या कहना था कि at a constant temperature मतलब जब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करें पहले में जो करंट रखे थे फिर बाद में वायर को और गर्म करके तब इस तरीके से नहीं। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हमने ये पाया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके करंट के। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट। यही क्या है ओम्स लॉ है। क्लियर, यही ओम्स लॉ है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट। क्लियर, तो यही हमारा क्या है ओम्स लॉ। अगर आपको कभी ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए आ गया तो आप ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। जैसे कभी पेपर में इस तरीके से आता है स्टेट द ओम्स लॉ एंड वेरीफाई इट।
कैसे क्वेश्चन आता है, स्टेट द ओम्स लॉ एंड वेरीफाई इट। तो आप स्टेट द ओम्स लॉ में आप क्या करेंगे, ओम्स लॉ को लिखेंगे, ये लिखेंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट एंड वेरी, फिर उसमें और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया वेरीफाई द ओम्स लॉ। तो आप इस तरीके से सर्किट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और आप एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे। ओके, क्लियर। चलिए इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा होता चला जा रहा है। अगर नेक्स्ट टॉपिक में जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।